क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है हम इसमें वीडियो कॉल पे ही वीडियोस पे ही मैं आपको बता देता हूँ क्या पोर्शन हमने डिस्कस करना है। ऑलरेडी हम सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। हम जो है यहाँ तक इसको डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में आपको हो सकता है याद हो कि हम पहले डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, कौन कौन से फिजिको केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को और इसकी पेनिट्रेशन को, ड्रग की पेनिट्रेशन को और एब्जॉर्प्शन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सेमी सॉलिड्स की लास्ट टाइम हमने ये डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस ये हमने लास्ट टाइम जो है लेक्चर में डिस्कस की थी। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई थी। ऑइंटमेंट्स की क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है, कुछ बेस्ड ऑफ पेनिट्रेशन, स्किन पेनिट्रेशन के ऊपर डिपेंड की जाती है, और फिर कुछ थेरापेटिक यूज़ किस लिए, कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है और किस लिए ये इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है। फिर उसके साथ हमने ये क्लासिफिकेशन भी देखी थी। क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट्स हैं, जेल्स हैं। जेल्स भी आपकी डिफरेंट टाइप्स की आती हैं, कुछ खाली लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, मेडिकेटेड जेल्स होती हैं। ठीक है। सिमिलरली आपके नेचर ऑफ कोलाइडल सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। यानी कि जैसे आपसे बात की थी कि कुछ जेल्स जो हैं उसमें खाली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कुछ में बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। ठीक है। और फिर सिमिलरली क्रीम्स, हमें पता है क्रीम्स भी हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू एमल्सिफाइंग एजेंट्स। सो आज हम कुछ इनके रॉ मटेरियल्स की जनरल डिटेल पढ़ेंगे कि ये रॉ मटेरियल्स कौन कौन से इनके अंदर इस्तेमाल होते हैं हमारी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस के अंदर। और रॉ मटेरियल्स में जो इसका इंग्रेडिएंट होता है, आपको पता है कि वो इसकी बेस होती है। तो चलिए आज फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये है कि रॉ मटेरियल्स जब भी आपने सिलेक्ट करने हैं तो उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। यही हमने टैबलेट्स के अंदर भी डिस्कस किया था कि इनकम्पैटिबिलिटीज़ जो हैं उनके अंदर कोई नहीं होनी चाहिए। तो फिज़िकल या केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट की और एक्सिपिएंट्स की कोई फिज़िकल या केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ आपने अवॉइड करनी है। फिर आपने स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो है वो की जाती है और चेक किया जाता है कि ड्रग जो है वो कौन सी इंग्रेडिएंट के साथ जो है वो स्टेबल है। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हमें पता है कि बेस है। जैसे कि यहाँ आपको नीचे इमेज में नज़र आ रहा है कि डिफरेंट बेसिस, कौन कौन सी बेसिस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। ऑइंटमेंट बेसिस की आप देखें यहाँ 4 टाइप्स जो हैं वो मेंशन्ड हैं। सिमिलरली लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था, क्रीम्स में भी कुछ आपकी फैटी बेसिस हैं, इमल्सिफायर्स हैं, एंड जेल्स में एक्वस जेल्स और ऑर्गेनो जेल्स, कुछ इसकी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो बेस के साथ जो है उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए और कोई इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जब तक बेस के साथ वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड रहे आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो अपनी ओरिजिनल हालत में रहे, उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ऑप्टिमम हो। ठीक है। सो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रॉ मटेरियल के हवाले से हुई है कि जो जिस कंटेनर में आप उसको स्टोर कर रहे हैं वो कंटेनर के साथ भी उसकी स्टेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। सो बेसिक इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं आपके, जब मैं रॉ मटेरियल्स की बात करता हूँ तो रॉ मटेरियल्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट की टाइप्स हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड की जा सकती हैं या होती हैं। बेसिस हैं जो अभी हम पढ़ते हैं डिटेल में। फिर आपके कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, इसकी भी एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करते हैं। ह्यूमेक्टेंट्स हैं जो कि मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट होता है इनका। ये वाटर कंटेंट को ये रिटेन करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि आपको पता है अगर लाइट के साथ रिएक्शन हो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं और फ्री रेडिकल्स जो हैं फिर वो आपकी स्किन के ऊपर जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करवा सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन से बचाना है हमने। फिर आपके कुछ इमल्सिफायर्स हैं। एज वी नो के क्रीम्स में हमने देखा कि ऑयल एंड वाटर इमल्शन है। तो इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए हमें पता है कि इमल्सिफायर्स, डिफरेंट सर्फेक्टेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं।
फिर जेल जो है, जेलिंग एजेंट यूज़ किए जाएंगे जेल्स को प्रिपेयर करने के लिए। थिकनिंग एजेंट्स होते हैं जो कि एक हमें विस्कस एक नेटवर्क जो है प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हमने ड्रग को स्टोर करना होता है। परमिएशन इन्हांसर जो ड्रग को रेजरवायर से इन्हांस करवाएंगे, मूवमेंट जो है इनकी अक्रॉस द स्किन वो इंक्रीज होगी, ठीक है। परमिएशन इन्हांसर्स में कुछ आपसे जैसे कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, कुछ सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो कि स्किन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्किन के लिपिड को कॉम्प्लेक्स बना के परमिएशन को इन्हांस करवाते हैं। और फिर कुछ आपके फॉर एग्जांपल हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि लिपिड फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं, और लिपिड फ्रैक्शन जब रिड्यूस होता है तो परमिएशन इन्हांस हो जाती है और आपकी ड्रग जो है वो ज़्यादा इजीली पेनिट्रेट करती है अक्रॉस द स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड अदर लेयर्स। बफर्स हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए, एंड फाइनली परफ्यूम जो इसकी एलिगेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसकी जाती है। इक्विपमेंट जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। पहला क्वेश्चन आज का मेरा ये है, मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे करूँगा, तो एंड में ये आप नोट कर लें। तो आपने एंड में जो है ना मुझे हर एक ने इंडिविजुअली अलहदा से मुझे अपना नाम और सैप आईडी लिख के उनके आंसर्स जो है आपने मुझे करके ये भेजना है। एक तो आपने मुझे इस हवाले से बताना है कोलाइडल मिल की क्या वर्किंग प्रिंसिपल है और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और कोलाइडल मिल नहीं, आपने लिखना है ट्रिपल रोलर मिल के बारे में ना। ट्रिपल रोलर मिल जो है उसके क्या वर्किंग कंडीशंस हैं, उसके क्या पार्ट्स हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपने इसकी डिटेल जो है वो मुझे सेंड करनी है, ठीक है। अच्छा, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। कोलाइडल मिल के बारे में हमने ये बात की थी लास्ट सेमेस्टर में कि इसमें एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। रोटर और स्टेटर के दरमियान जो है वो हाई शेयर जो है जब वो प्रोड्यूस होती है तो पार्टिकल्स जो हैं कोर्स पार्टिकल्स वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर जाते हैं, ठीक है। इनके यूजेस भी हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। ट्रिपल रोलर मिल स्पेशली हम ऑइंटमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो एक तो आपने इस हवाले से मुझे बताना है लिख के, ठीक है। अच्छा, बेसिस जो हैं बेसिस ये ऑलरेडी आपने लास्ट उसमें पढ़ा होगा, डिस्पेंसिंग में डोजेज फॉर्म में आपने ये प्रिपेयर की होंगी जब ऑइंटमेंट्स। तो डिफरेंट टाइप की बेसिस जो हैं ऑइंटमेंट बेसिस वो हमारे पास प्रेजेंट हैं। इसमें कॉमनली ये 4 टाइप्स आपको यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हमारे पास जो है वो बेसिस जो हैं 4 टाइप्स की मेन जो है आपकी हाइड्रोकार्बन बेसिस जिसको आप ओलिजिनस बेसिस कहते हैं, ठीक है। ओलिजिनस बेसिस जो हैं वो क्या हैं? पहली बात तो ये कि एनहाइड्रस होती हैं, ठीक है। ये वाटर जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता बिल्कुल भी, वाटर के साथ जो है इनकी कोई एफिनिटी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ये ईज़िली वॉश नहीं हो सकती, ठीक है। एक तो ये वाटर के साथ वाटर इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता, और फिर ये इजीली वॉश नहीं हो पाती वाटर से। इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है फॉर देयर इमोलिएंट इफ़ेक्ट्स, ठीक है। इमोलिएंट इफ़ेक्ट आपको पता है क्या होता है, जो स्किन को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इमोलिएंट इफ़ेक्ट के लिए ये यूज़ की जाती हैं। सॉरी, मुझे यूँ लिखा नहीं आ रहा, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ मेंशन हैं। वाइट पेट्रोलेटम, वाइट ऑइंटमेंट, ये कॉमनली यूज़ की जाती हैं, और ये प्रोटेक्टेंट, ठीक है, यहाँ इमोलिएंट के तौर पर यूज़ की जाती हैं। ये व्हीकल के लिए यूज़ की जाती हैं फॉर हाइड्रोलाइजेबल ड्रग्स, ठीक है। जो वाटर के साथ स्टेबल नहीं होती ड्रग्स, उनके लिए ये इस्तेमाल की जाती हैं। सेकंड है आपकी एब्जॉर्प्शन बेसिस। एब्जॉर्प्शन बेसिस में इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। यानी कि ये बनाती ये वाटर इन ऑयल इमल्शन ही है, लेकिन ये वाटर को एब्जॉर्ब तो करती हैं लेकिन इनकी अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। ये ऑइंटमेंट लाइक कंसिस्टेंसी जो है इनकी वो बरकरार रहती है। इसमें भी फर्दर एब्जॉर्प्शन बेसिस में 2 टाइप्स हैं।
एक आपकी नॉन इमल्सिफाइड बेसिस है। नॉन इमल्सिफाइड बेसिस में आ जाती हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस करती हैं वाटर इन ऑयल इमल्शन। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन इसमें इनके आप कह सकते हैं पार्शियल एफिनिटी है, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो वाटर इन ऑयल इमल्शन ही बनेगा। ठीक है, नॉन इमल्सिफाइड बेसिस, ठीक है, ये नॉन इमल्सिफाइड बेसिस में आ जाती हैं हमारे पास वूल फैट है, कॉमनली जो यूज़ होती है। सेकंड जो टाइप है इसकी वो है वाटर इन ऑयल इमल्शन एब्जॉर्प्शन बेसिस। ठीक है, ये वाटर की एफिनिटी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रस वूल फैट की आपको पता होगा, या नीविया क्रीम आपने कॉमनली यूज़ की होगी। ठीक है, सो इसका क्या टेक्सचर होता है? टेक्सचर ये होता है कि ये ओलिजिनस बेसिस से थोड़ी कम आप कहें ग्रीसी होती है, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये इजीली वेजलीन से अगर आप या वाइट पेट्रोलेटम से अगर आप कंपेयर करें तो ये इजीली वॉश हो जाती है। इनका ग्रीसी इफेक्ट जो है वो इसी वजह से थोड़ा कम आता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन बेसिस। फिर नेक्स्ट है आपकी वाटर रिमूवल बेसिस। अच्छा, एक जो डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन बेसिस और हाइड्रोकार्बन बेसिस में, वो इनकी स्प्रेडेबिलिटी भी में आ जाता है। यानी कि एब्जॉर्प्शन बेसिस जो है वो अगर कंपेयर किया जाए ओलिजिनस बेसिस से, तो इनकी स्प्रेडेबिलिटी थोड़ी सी उसके बनिस्बतन थोड़ी सी बेहतर है। लेकिन ये दोनों जो हैं आपकी ओलिजिनस बेसिस और एब्जॉर्प्शन बेसिस, दे आर बोथ इनसॉल्युबल इन वाटर। इनको अगर आपने वॉश करना है तो वॉश करना इनको बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बिकॉज एक ये ग्रीसी टेक्सचर जो है वो स्किन के ऊपर एक छोड़ देती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका है वाटर रिमूवेबल बेसिस, जो कि ईजीली वाटर से रिमूव हो जाती हैं। इसमें कॉमन एग्जांपल आपकी वैनिशिंग क्रीम की आ जाती है। एज़ यू नो आपने इस्तेमाल की होगी ये, अगर नहीं की तो आपको, ये ऐसी क्रीम होती है जो कि स्किन के ऊपर आप रब करें तो उसका कोई भी बाकी जो है ना ट्रेस नहीं रहता कि वहाँ ये अप्लाई की है या नहीं की। ठीक है, वाटर रिमूवल बेसिस की आगे फर्दर फिर 3 कॉमन एग्जांपल्स हैं, बिकॉज ये जो है ये ऑयल एंड वाटर इमल्शंस बनाती हैं। इसके अंदर जो सरफेक्टेंट्स हैं वो एनायनिक भी यूज़ हो सकते हैं, कैटायनिक भी यूज़ हो सकते हैं, और नॉन आयनिक एमल्सिफायर्स हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके आगे फर्दर फिर एग्जांपल्स हैं जो कि आपने हो सकता है पहले पढ़ी हुई हों। फॉर एग्जांपल जो एनायनिक एमल्सिफायर के साथ है उसकी एग्जांपल है सेट्रीमाइड। फिर आपकी एक जो नॉन आयनिक एमल्सिफायर है उसकी एग्जांपल है सीटो मैक्रोजेल, और फिर आपकी जो कैटायनिक है वो आ जाती है, ये आप काइंडली ये सर्च कीजिएगा। इस हवाले से आपने इनकी वाटर रिमूवल बेसिस की तीनों टाइप्स के एमल्सिफायर्स के साथ जो है एक एक एग्जांपल आपने मुझे बतानी है। ठीक है, तो जो चीज़ आपने सेकंड क्वेश्चन जो आपने एंड में मुझे जवाब देना है, उसमें वाटर रिमूवल बेसिस की कौन कौन सी फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, एक दो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फिर आपकी आ जाती हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस। ये जो बेसिस हैं ये प्रिपेयर की जाती हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या पैक जिसे आप कहते हैं। डिफरेंट एक हाई और लो मॉलिक्यूलर जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है उनके मिक्सचर से ये प्रिपेयर की जाती हैं। ये टोटली ग्रीसलेस होती हैं। इनमें कोई इस तरह की अगर ये अप्लाई करें स्किन के ऊपर कोई आपको ग्रीसी टेक्सचर फील नहीं होता। इनकी प्रिपरेशन के लिए कोई वाटर इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, एक तो बात है कि ग्रीसलेस नहीं, बिल्कुल ग्रीसलेस होती हैं। इनकी प्रिपरेशन में कोई वाटर यूज़ नहीं होता। ये सिर्फ पैग की डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट की कंसंट्रेशन को मिक्स करके इनको बनाया जाता है। और ये वाटर सॉल्युबल क्यों होती हैं? बिकॉज हमें पता है पॉलीथाइन ग्लाइकोल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें डिफरेंट पोलर ग्रुप्स हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, और फिर आपके ईथर लिंकेजेस जो हैं वो उनमें प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है वाटर से इजीली इनमें अब्जॉर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ द पोलर ग्रुप्स एंड द ईथर लिंकेजेस। और हमें पता है कि पैक जो है वो भी वाटर के साथ जो है उसके अंदर एफिनिटी होती है रिएक्शन की। अब आपकी जितनी भी बेसिस हैं, आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनकी, ये
कुछ तो इसमें जनरल हैं, जैसे कि आपको पता है कि स्किन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, पीएच इसका एक ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए ताकि स्किन के ऊपर जो है वो कोई इरिटेशन ना कॉज करे, ड्रग के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट मतलब यानी कि और ड्रग के साथ ना रिएक्ट करे, एक्सिपिएंट के साथ रिएक्ट ना करे, इरिटेशन कॉज ना करे स्किन के ऊपर, ठीक है, नॉन सेंसिटाइजिंग, गुड सॉल्वेंट, इसके अंदर मैक्सिमम जितनी भी आप एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं ड्रग वो मैक्सिमम जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई ड्रग ऐड किया वो पार्टीशन होकर अलहदा हो जाए और फिर ड्रग आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो जहाँ आपको एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ज़रूरत है वहाँ ये आपको फिर जो है एडुकेट प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। इमोलिएंट इसका फंक्शन होता है क्योंकि आपने स्किन के ऊपर लगानी है तो ऑब्वियस सी बात है ड्रग के साथ ड्रग तो पेनिट्रेट कर जाएगी लेकिन साथ साथ इसको इमोलिएंट भी इफ़ेक्ट होना चाहिए, यानी कि स्किन को मॉइस्चराइज करे, ताकि मॉइस्चराइज करने से क्या होगा स्किन की हाइड्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी और आपकी स्किन के अंदर जो है पेनिट्रेशन जो है वो इन्हांस हो जाएगी। कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म भी होता है इनका कि प्रोटेक्शन के लिए, ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ आपकी जैसे हमने डिस्कस की नॉन ग्रीसी होती हैं। नॉन ग्रीसी का फ़ायदा क्या है कि वो इजीली रिमूव हो जाती हैं। इनको एक जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो कि टेस्ट भी किया जाता है कि इनके अंदर से मेडिकेशन जो है वो कितनी रिलीज़ हो रही है और फिर वो आगे कितनी एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। तो जब भी इसको अप्लाई किया जाए आइडियल प्रॉपर्टी बेस की ये है कि वो एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्किन के ऊपर जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो उसको रिलीज़ कर दे। एक्टिव इंग्रेडिएंट इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड ना हो आपकी बेस के साथ कि वो उसमें से रिलीज़ ही ना हो। सो आइडियली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो इनकॉर्पोरेट करे, बेस जो है वो आपकी ड्रग को इनकॉर्पोरेट करे लेकिन जब उसको अप्लाई किया जाए तो वो उसको रिमूव कर दे। एलिगेंस होना चाहिए, मतलब स्किन के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो फील में आपको एक तो एलिगेंट होना चाहिए, ग्रिटी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, फिर साथ परफ्यूम्स देखने में अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऐसी कोई यूज़ करते हैं बेस जो देखने में या फिर उसकी स्मेल एक ओडर है एक ऐसा जो कि पंजेंट है और प्रॉब्लमेटिक है तो वो हम बेस के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हमने बात की थी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं और कुछ की एग्जांपल्स हैं यहाँ मेंशन्ड हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि हमें पता है हम वाटर कंटेंट इसमें ऐड किया हुआ है, वाटर जो है आपको पता है जिस जगह प्रेजेंट हो तो वहाँ हमें माइक्रोबियल अटैक की और बैक्टीरिया की जो है ग्रोथ की चांसेस बढ़ जाते हैं, फंगस ग्रो हो सकती है। इसी वजह से जितने भी आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं उनके अंदर हम कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स स्मॉल अमाउंट में वो ज़रूर ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स की कुछ एग्जांपल्स यहाँ मेंशन हैं, कोलोक्रिसोल है, बेंजोइक एसिड है, हाइड्रोक्सिल बेंजोएट, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सिमिलरली ऑक्सीडेशन से बचाना है हमने अपनी जो प्रिपरेशन है, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो सकता है इसके अंदर कुछ रेडिकल्स बन सकते हैं और फिर सेपरेशन हो सकती है, इंस्टेबिलिटी, केमिकल इंस्टेबिलिटी इसके अंदर आ सकती है। सो उस डिटेरिएशन को रिमूव करने के लिए हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मेंशन्ड है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और टोलुइन। तो टोलुइन और एनिसोल के हम ब्यूटाइलेटेड और हाइड्रोक्सिलेटेड जो है वो कंपाउंड्स यूज़ करते हैं इसके अंदर। फिर आपकी ह्यूमेक्टेंट्स जैसे कि ऑलरेडी बात हो गई कि वो इसकी मॉइस्चराइजेशन को इन्हांस करेगी, इमोलिएंट एक फंक्शन प्रोवाइड करेगी। तो इससे रिज़ल्ट क्या होगा कि स्किन की पेनिट्रेशन जो है वो इन्हांस हो जाएगी और ड्रग जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, यानी कि पेनिट्रेट करेगी ज़्यादा अमाउंट में। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है जेलिंग एजेंट्स में। ये वो होते हैं जो कि कोहेसिव स्ट्रक्चर एक इंटरनल, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जेल्स क्या होती हैं, इनके दरमियान जो है एक वो
थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है मॉलिक्यूल्स का। जैसा कि आपको पता है जेल्स जो हैं वो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट जो है वो स्ट्रक्चर होता है सेमी सॉलिड्स का, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हैं वो सॉल्युबलाइज्ड हुए होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके। एक वीक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वीक कोहेसिव बॉन्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं आपके इंग्रेडिएंट्स के साथ, एक्टिव इंग्रेडिएंट, और जो आपका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कोलाइडल मिक्सचर है। सो किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं, बाय नाउ आपने प्रिपेयर किए होंगे हो सकता है। हम जो है कार्बोमर कॉमनली जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है, एक जेलिंग एजेंट कार्बोमर, या फिर सेलुलोज से भी जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ वो ऑलरेडी आप मेरे ख्याल से लास्ट उसमें सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन जेलिंग एजेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं हमारी इसके अंदर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस के अंदर। फिर इमल्सिफायर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपको बताया इमल्शन प्रिपेयर अगर आपने करनी है, ऑयल इन वाटर इमल्शन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तब आपने इमल्सिफाइंग एजेंट जो है, सरफेक्टेंट जो है, उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। विस्कोसिटी को ये इंक्रीज़ करते हैं इमल्सिफायर एजेंट जो हैं, थिकनिंग जो है ये प्रोवाइड करते हैं। बफर्स जो है ये ऑलरेडी ये मैंने डिस्कस किया आपसे कि ये यूज़ किए जाते हैं ताकि पीएच को मेंटेन किया जा सके। स्किन के ऊपर जो है पीएच हमें पता है कि ऑप्टिमम क्या होती है, और उसके ऊपर मेंटेन करना होता है। और ड्रग के साथ भी जो है वो हमने पीएच को मेंटेन करना है। अगर पीएच कम ज़्यादा हो जाए तो ड्रग जो है वो आयनाइज हो सकती है, और फिर जब आयनाइज हो जाए तो फिर इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है। सो ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनकी एग्जांपल्स जो यहाँ मेंशन की हुई है मैंने, इसके अलावा आपने हर एक की एक एक एग्जांपल जो है ना मज़ीद ऐड करनी है, ठीक है, इसमें, ठीक है। ये बस आपने मुझे जो मैंने आपको बीच में बताया है लेक्चर के दरमियान 2-3 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया, ये आपने मुझे अलहदा से लिख के बस मुझे बता देने हैं, ठीक है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने लेक्चर सुना है या नहीं सुना, ठीक है। परमीशन इन्हांसर्स क्या होते हैं, जो कि पैकिंग, जो कि लास्ट टाइम बात की थी कि वो स्ट्रेटम कॉर्नियम के ऊपर जो लिपिड्स होते हैं वो उसके साथ रिएक्ट करके उसकी कॉम्प्लेक्स पैकिंग को और स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, और ऑर्डर्स जो होते हैं उसमें जो प्रेजेंट होता है आपकी लिपिड्स के दरमियान, वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने से क्या होता है कि परमिएशन जो है वो इन्हांस हो जाती है, ड्रग जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मूव करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, फिक्स डिफ्यूजन के तहत। तो इसके अंदर हमने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपकी जो ड्रग आप जो भी आपने फार्मूलेशन बनाई हुई है, तो फार्मूलेशन के अंदर मैक्सिमम ड्रग जो है वो सॉल्युबलाइज होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमने क्या बात की थी लास्ट टाइम कि को सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अगर सॉल्युबलाइज होगी ड्रग, उसके अंदर प्रेजेंट होगी, तब हम कह सकते हैं कि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होगा, और ड्रग जो है वो मैक्सिमम मूव करेगी आउटर लेयर से और आउटर स्ट्रेटम कॉर्नियम से इंटरनल डर्मिस और आपकी सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि जेरेनियोल है या लिमोनिन है, ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम के ऊपर, और पैकिंग जो क्लोज पैकिंग होती है आपकी लिपिड्स की, ये उसको डिस्टर्ब करते हैं। और इसकी डिस्ट्रप्शन की वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र है, पेनिट्रेशन है, वो इन्हांस हो जाती है। फाइनली एलिगेंस को इम्प्रूव करने के लिए फ्रेगरेंस, डिफरेंट ऑयल्स जो है वो आपके एसेंशियल ऑयल्स वो इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। अच्छा, प्रिपरेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं इनके, आपने जो प्रिपेयर किए होंगी ऑइंटमेंट्स, ये ट्रिचुरेशन के ज़रिए की होगी हो सकता है, और फ्यूजन, ये दो कॉमन मेथड्स हैं जो कि लेबॉर्ट्री स्केल पर जो है परफॉर्म किए जाते हैं। सिमिलरली कुछ केमिकल रिएक्शन और इमल्सिफिकेशन के ज़रिए भी आप ऑइंटमेंट्स को और क्रीम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करेंगे, इमल्शन बनाएंगे आप। पेस्ट की
सिमिलरली ट्रिचुरेशन, फ्यूजन के ज़रिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर एक फाइनली हम एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेल्स जो है वो देखते हैं, ठीक है। सो ट्रिचुरेशन क्या होती है? बाय नाउ आपको अब तक ये काफ़ी आप परफॉर्म भी कर चुके होंगे, इस बारे में आपको इल्म भी होगा। इसके अंदर दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व हैं, यानी कि आपने पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करना है पेस्टल मोटर के अंदर डाल के, या फिर आप उसके साथ साथ डाइल्यूट करते हैं। जैसे कि आपने प्रिपेयर भी किया होगा कि आप पेस्टल मोटर में जो पोटेंट आपकी ड्रग होती है उसके साथ आप एक एक्सीपिएंट या इनर्ट सब्सटेंस जो है वो ऐड करते हैं और साथ साथ उसको मिक्स भी करते हैं और क्रश भी करते हैं। तो ट्रिचुरेशन में मिक्सिंग भी आ जाती है, यानी कि पोटेंट ड्रग को एक्सीपिएंट के साथ मिक्स करना और साथ साथ साइज रिडक्शन भी, दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो अगर आपने एट द स्पॉट किसी स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए आपने कोई ऑइंटमेंट बनानी है, प्रिपेयर करनी है, सो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन भी इसके तौर पे भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। ट्रिचुरेशन मेथड तब कॉमनली यूज़ होता है जब आपकी बेस जो है वो सॉफ्ट है और इजीली ट्रिचुरेट हो सकती है, ठीक है। मेडिकामेंट जो है वो आपका इनसॉल्युबल होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, आप उसको इजीली ऐड कर सकते हैं, वे कर सकते हैं, और इनसॉल्युबल है, आपकी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तब हम इसको मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है आपका, जब कोई लिक्विड हो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड आप ऐड करनी हो आपने बेस के अंदर, या ऑलरेडी आपके पास कोई बेस एक प्रेजेंट है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है या कोई चीज़ ऐड करनी है स्मॉल क्वांटिटी में, तो वो आप ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल सा प्रोसीजर है। फाइन पाउडर आपने पहले बनाना है, तमाम जो सॉलिड मेडिकामेंट है उनको आप ट्रिचुरेट करेंगे, और फिर जब ये फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाए तो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस जो है उसको आप ऑइंटमेंट स्लैब के ऊपर डालेंगे, ठीक है। ये आपने प्रिपेयर भी किया होगा, ऑइंटमेंट स्लैब के ऊपर आप इसको ऐड करते हैं और फिर स्पैचुला, जो स्टेनलेस स्टील स्पैचुला है, उसके साथ आप उसको ट्रिचुरेट करते हैं, मूव करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अनटिल द होमोजेनियस प्रोडक्ट जो है आपके पास अचीव हो जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट में आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करनी है और फिर आफ्टर दैट एक जो बकिया अमाउंट आपकी बेस की होगी एक फार्मूले के मुताबिक, जैसे कि यहाँ नीचे ये आपने प्रिपेयर भी की होगी सल्फ़र ऑइंटमेंट। तो सल्फ़र ऑइंटमेंट में क्या होता है कि एक तो आप जो सल्फ़र होता है, फाइनली डिवाइडेड सल्फ़र 10 ग्राम वो आप लेते हैं, और सिंपल ऑइंटमेंट आपको पता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सिंपल एक ऑइंटमेंट बेस आती है, इसके अंदर हमने खाली आपने प्रिपेयर भी की होगी कि वूल फैट ऐड करते हैं और आपके हार्ड पैराफिन होती है, और एक और इंग्रेडिएंट है आई थिंक यस सीटोसिराइल अल्कोहल होता है, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हैं वो आप ऐड करते हैं, जैसे कि आपने प्रिपेयर भी किया होगा कि पहले पैराफिन को और स्टीराइल अल्कोहल, सीटोस्टीराइल अल्कोहल को आपने मेल्ट कर लिया, मेल्ट करके फिर आपने वूल फैट और वाइट सॉफ्ट पैराफिन इसमें ऐड की जाती है। तो इसमें तमाम जो बेसिस हैं, डिफरेंट बेसिस वो ऐड की जाती हैं, एब्जॉर्प्शन बेसिस। ये जो आपका 90 ग्राम जो है वो आप ऐड करेंगे, इसमें फाइनली डिवाइडेड जो आपका सल्फ़र है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल आ जाती है आपकी ट्रिचुरेशन से ही, जो आपने प्रिपेयर की होगी, ये सिंपल ट्रिचुरेशन मेथड से ये सल्फ़र ऑइंटमेंट जो है वो बनाई जाती है। सिमिलरली फ्यूजन मेथड आपको पता है क्या होता है। फ्यूज़ तब किया जाता है जब आप मेल्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, और मेल्ट करके आपने दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। मिक्स करके जब ये दोबारा से कंजील होते हैं तो हम कहते हैं कि ये फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सो प्रोसीजर क्या है, सिंपल वो ये कि जो सबसे ज़्यादा इसको आपने मेल्ट करना है, और मेल्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि सबसे पहले जो आपका सब्सटेंस आपने मेल्ट करना है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले का एक जो है एक इंग्रेडिएंट है उसका 100 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट, एक का 75 है और एक का 50 है। तो सबसे पहले आपने जो 100 वाला है उसको मेल्ट करना है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है 75 वाले को, एंड सो ऑन, ठीक है।
सो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर 50 वाले को पहले मेल्ट कर दें, तो मेल्ट करके जब आपने उसको हीट करना है टूवर्ड्स 100 डिग्री सेल्सियस तक, अगर आप इस डायरेक्शन में जाएं तो इससे ये प्रॉब्लम होगा कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स उनको ओवर हीट किया जाएगा, ठीक है। ओवर हीट करने से इनके अंदर कोई चेंजिंग आ सकती है इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर। इनकॉर्पोरेट मेडिकमेंट स्लोली टू द मेल्टेड मास। आपने जब एक दफ़ा मेल्ट कर लिया और इसको मिक्स कर लिया मास को, इसके अंदर आपने जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मेडिकमेंट है, वो ऐड कर लिया। स्लोली इसको आप मिक्स करें और इसको कूल करें, स्लो कूलिंग करनी है यहाँ तक कि आपको एक होमोजेनियस मास जो है वो मिल जाए, ठीक है। सिमिलरली लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जो हैं या फिर एक्वस सब्सटेंस, इनको भी आपने सेम टेम्परेचर पे हीट करके बेस के साथ जो है वो मिक्स करना है बिफोर एडिशन, ठीक है। ये ऑलरेडी आप आई थिंक ये बातें जो हैं कुछ ये डिस्कस आपसे पहले हो चुकी हैं या पहले पढ़ भी चुके हैं। ये बात आपको मैंने बताई थी कि इसका हमने जो अपरेटस है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था पिछले सेमेस्टर के अंदर। मिल्स हम यूज़ करते हैं, ट्रिपल रोलर मिल्स हैं, हम कोलाइडल मिल है जो इसके अंदर यूज़ करते हैं। फिर हमने कुछ सिग्मा ब्लेड मिक्सर हमने बारे में पढ़ा था। तो उन सारों की डिटेल की मैंने आपको वर्किंग वो ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। ये कुछ इसकी प्रिकॉशंस हैं सिंपल सी, इसमें कुछ ज़्यादा वो टेक्निकल चीज़ नहीं है। स्टिरिंग कंटिन्यूसली करनी है, एयर की ट्रैपमेंट को आपने बचाना है। यूनिफॉर्म प्रोडक्ट जो है वो रैपिड कूलिंग अगर आप करेंगे तो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट आपकी नहीं बनेगी, ठीक है। रैपिड कूलिंग में हमें पता है कि जो साइज़ है और इनकॉर्पोरेशन है वो मेडिकमेंट की वो प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है। इसी वजह से इसको स्लो कूलिंग की जाती है। डस्ट फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए सिंपल एक क्लॉथ, जो म्यूसलिन क्लॉथ है आपका, वो इस्तेमाल करना है ताकि कोई भी बाहर से एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल्स पे गिर जाए तो उसको आप रिमूव कर लें। एग्जांपल सेट्रामाइड ऑइंटमेंट की है। ये कॉमनली आपने प्रिपेयर की होगी, अगर नहीं की तो हम ये परफॉर्म भी कर लेंगे इंशाल्लाह। सिंपल वही प्रोसेस है। ऑइंटमेंट बेसिस को आपने मेल्ट करना है, सेट्रामाइड को वाटर के अंदर आपने डिज़ोल्व किया और इसका एक सोल्यूशन बना लिया हीट करके, और फिर हॉट जो सोल्यूशन है उसको हॉट मास जो आपने मेल्ट किया हुआ था पैराफिन का और लिक्विड पैराफिन की जो आपने मिक्स करके ऑइंटमेंट बेसिस मिक्स करके इनको मेल्ट करके एक हॉट मास बनाया हुआ था, उसके साथ आपने सोल्यूशन जो है ये ऐड कर दिया और इसको स्टेर कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट मेथड है केमिकल रिएक्शन मेथड। केमिकल रिएक्शन मेथड में ऑब्वियस ही बात है, जो आप इंग्रेडिएंट्स हैं उनको जब रिएक्ट करवाएंगे तो इनके दरमियान जो है वो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, बॉन्ड्स बनेंगे। इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो आपकी एक आयोडीन ऑइंटमेंट है। आयोडीन ऑइंटमेंट में कुछ डिफरेंट टाइप्स आपको यहाँ देखें दो नज़र आ रही हैं। एक है आयोडीन फ्री फॉर्म और एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए आप प्रिपेयर करते हैं जो कि ऑइंटमेंट बेस के साथ जो है वो कंबाइन हो जाती है आयोडीन, ठीक है। सो आयोडीन को अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं किसी भी ऑइंटमेंट बेस के अंदर या फैट के अंदर, तो हमें ये पता है कि आयोडीन जो है वो बहुत इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। तो इसको इनकॉर्पोरेशन को इन्हांस करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको पॉली आयोडाइड्स में चेंज कर लेते हैं। पॉली आयोडाइड्स मतलब जब आप इनको पोटेशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स जो है बन जाएगा। देखें पोटेशियम आयोडाइड एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है और यहाँ दो आयोडीन का, और ये पॉली आयोडाइड्स जो हैं वो बन जाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा के। अब ये पोटेशियम आयोडाइड जब आप ऐड करेंगे तो ये रेडिली सॉल्युबल होंगे आपकी वाटर के अंदर, अल्कोहल के अंदर और ग्लिसरीन के अंदर जो है ये रेडिली सॉल्युबल होते हैं आपके ये पॉली आयोडाइड्स, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये जो पॉली आयोडाइड्स हैं इनका पहले सोल्यूशन बनाते हैं, हॉट सोल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद इनको फिर इनकॉर्पोरेट करते हैं ऑइंटमेंट बेस के साथ, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, आपकी जो ये कंबाइंड आयोडीन जो फॉर्म होती है
ये कॉमनली उन इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है हम ऐड करते हैं आयोडीन जिनके अंदर अनसेचुरेटेड जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप वेजिटेबल ऑयल या एनिमल सोर्स से आप हासिल करें कोई फ़ैट, ठीक है, वूल फैट या एनिमल फैट आप यूज़ करें, तो उसमें हमें पता है कि इसमें डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ओलिक एसिड का यहाँ स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इस जगह रिएक्शन होगा आपके आयोडीन का, और आयोडीन जो है वो इस जगह जो है वो अटैच होगा और ये बनाएगा अगर ओलिक एसिड के साथ ये मिक्स करेंगे तो हम ये डाई आयोडोस्टेरिक एसिड जो है ये फॉर्म हो जाएगा इस केमिकल रिएक्शन के साथ। और इसकी वजह से क्योंकि आयोडीन जो है ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है हमारे इस ऑइंटमेंट के अंदर, तो ये कंबाइंड फॉर्म में जब आयोडीन प्रेजेंट होता है तो ये अपनी जब इसको आप स्किन के ऊपर रब करते हैं तो ये कोई स्टेन जो है ये प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। वैसे पता है आपको, जब आयोडीन को जब आप रब करते हैं स्किन के ऊपर या आयोडीन के ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं तो उसका एक रेडिश कलर, डार्क कलर, ग्रीनिश कलर जो है वो आपको नज़र आता है, ठीक है। तो ये आपकी है केमिकल रिएक्शन। एंड फाइनली जो आपका मेथड है वो इमल्सिफिकेशन मेथड है। इमल्सिफिकेशन मेथड काइंडली ये पढ़िएगा आप, और जो आपने इसका ये पढ़ने के बाद आपने मुझे इस स्लाइड का शॉर्ट ओवरव्यू जो है वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो 3-4 मैंने बीच में क्वेश्चन किए हैं आपसे, काइंडली ये वीडियो आप पूरी देखिएगा और इनकी आपने मुझे एक फ़ाइल में वर्ड की फ़ाइल बना लें या PDF बना के मुझे अपने सैप ID के साथ जो है वो आपने शेयर करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो है कुछ लेबॉर्ट्री स्केल पे और इंडस्ट्रियल स्केल पे जो मेथड्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी ये हम कुछ इस बारे में बातें प्रीवियसली डिस्कस की हैं। कोई क्वेश्चन हो काइंडली मुझे आप मैसेज कर दें या टीम से मैसेज कर दें, या फिर अगर नेक्स्ट क्लास में आपने पूछना है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।